Hello to all. I welcome all of you in this particular session. आपने एक न्यूज़ अपने entire journey में सुना होगा, which is the controversy between the Delhi's elected government and the Lieutenant Governor. This particular dispute was not there 20 or 30 years before, because the party which was in power at Delhi was same as the party which was in power at the center. But this entire controversy between an elected government and a nominated LG has started in this past decade, when you have a different party in Delhi, which is Aam Aadmi Party, and the party which is appointing LG is BJP, the current ruling party at the center. So because of this duality in terms of party at the state level and at the center level, this whole thing gets complicated. Because you know that in India, if you have to understand politics, then you have to understand the party. Because to a large extent, party decides what kind of politics you have. Because if the same party is at the ruling at the center and the same party is ruling at the state, then there's no challenge of federalism. But when there's a different party at the center and a different party at the state, then the same state starts to cry for federalism. So politics and its implementation depends to a large extent on what kind of party system you have. So in this context, we have to understand the controversy between Aam Aadmi Party, which is at the helm of Delhi government, and the Lieutenant Governor. Why this news has become, or why this dispute has again become important? Because recently, this week, the Supreme Court has given a very important verdict with respect to the appointment of aldermen in the Municipal Corporation of Delhi. सो एल्डरमैन क्या होता है इसके बारे में विल कम बैक टू इट, बट इस एल्डरमैन को क्या एलजी अपने आप अपॉइंट कर सकते हैं या एलजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर उनके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट कर सकते हैं. सो दिस वाज द डिस्प्यूट अबाउट कि एल्डरमैन को क्या एलजी अपने आप अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से अपॉइंट करते हैं या नहीं, तो क्या एलजी अपने डिसीजन को लेने के पहले उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लेना जरूरी है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एल्डरमैन के अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एलजी हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर. ये एलजी का डिस्क्रिशनरी पावर है, इनको कोई जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की. तो ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने ये जजमेंट अभी दिया है. अब इस जजमेंट के समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार ये डिबेट खासकर दिल्ली में क्यों देखने को मिलती है. बिकॉज दिल्ली सबसे पहली बात तो एक यूनियन टेरिटरी है. अब अगर आप बात करें तो इंडिया में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है. आपने पढ़ा होगा ये चीज पॉलिटी में कि फेडरलिज्म का मतलब देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. बट इंडिया में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो काफ़ी यूनिफॉर्म नहीं है. रैदर वो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया गया है. इसलिए इंडिया में अनलाइक अमेरिका जहाँ पे सारे स्टेट्स का सेम पावर है, इंडिया में ऐसा नहीं है. कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है. सो इंडिया फॉलोज अ एसिमेट्रिक फेडरल मॉडल. इसी एसिमेट्रिक फेडरल मॉडल में अगर आप यूनियन टेरिटरीज को देखोगे तो यूनियन टेरिटरीज भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं. यूनियन टेरिटरीज का सिंपली मतलब टेरिटरीज कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट. बट इन यूनियन टेरिटरीज में फर्दर कई तरीके की यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलते हैं.
एक यूनियन टेरिटरी हो गया आपके पास जिसके पास अपना का खुद लेजिस्लेचर नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन, मतलब इनके पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली अपना नहीं है। एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया। कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, इनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है। अब इसमें भी बहुत तरीके के होते हैं। अपना लेजिस्लेचर अभी प्रमुख 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक है आपका दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एक है आपका पौंडीचेरी और एक है आपका रिसेंटली अभी ऐड हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना खुद का एक लेजिस्लेचर है, लेकिन इसमें भी डिफरेंसेस हैं। अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी का लेजिस्लेचर अलग है, बिकॉज उसको बनाया गया है आर्टिकल 239A के अंदर, और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली का लेजिस्लेचर अलग है, बिकॉज उसको आर्टिकल 239A के अंदर नहीं बनाया गया है, रादर उसके लिए एक अलग आर्टिकल ऐड किया गया था संविधान में, विच इज आर्टिकल 239AA। तो आर्टिकल 239A की अगर बात करें तो आर्टिकल 239A बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर बना सकती है। उसी इनेबलिंग क्लॉज के अंदर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 239A के अंदर जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, उसके अंदर पार्लियामेंट ने पौंडीचेरी के लिए लेजिस्लेचर बनाया, उसके लिए कानून पास किया जिसके अंदर पौंडीचेरी की विधानसभा को बनाया गया। लेकिन जो दिल्ली का मामला है वो कंप्लीटली अलग है, बिकॉज दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के लिए कुछ अलग स्पेशल प्रोविजंस हैं, इसलिए एक सेपरेट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके डाला गया 1991 में, विच इज आर्टिकल 239AA। इसके अलावा आर्टिकल 239AB भी डाला गया था, बट दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आर्टिकल 239AA को हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हम इस कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये दिल्ली का कंट्रोवर्सी बहुत लंबा है, उन सारे कंट्रोवर्सीज के ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। अभी हमारा जो मुद्दा है वो है अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो एल्डरमैन के ऊपर आया है, उस जजमेंट को समझने के लिए वी हैव टू ट्रेस इट टू आर्टिकल 239AA। इस कंट्रोवर्शियल आर्टिकल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश में बैच दिल्ली में करोल बाग सेंटर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ हिंदी में भी बैच हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पे ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा। बाकी इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे लिंक पर जाकर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे स्कॉलरशिप और तमाम नए बैचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब अगर हम आर्टिकल 239AA की बात करें, जिसके अंदर जो आप दिल्ली है उसको रेगुलेट किया जाता है, उसकी लेजिस्लेचर कौन होगी एंड सब कुछ, तो दिल्ली के बारे में एंटायर डिस्कशन आर्टिकल 239AA और AB में किया गया है। प्रमुख तौर पे AA में डिस्कशन है, AB में बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है कि अगर दिल्ली में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है तो कैसे दिल्ली को रन किया जाएगा। बट इन जनरल ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैज बीन डिस्कस्ड इन आर्टिकल 239AA। अब इस आर्टिकल 239AA में कुछ बेसिक प्रोविजन है कि दिल्ली को वी विल कॉल इट एज एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसमें 70 लेजिस्लेचर होंगे, 10% मैक्सिमम आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है। जो बाकी राज्यों के चीफ मिनिस्टर इनको गवर्नर अपॉइंट करता है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उनके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो ये सारे प्रोविजंस आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। यहां पर जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जानना है जो इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है, वो है कि जो दिल्ली की लेजिस्लेचर है, क्योंकि याद रखिएगा दिल्ली एक स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो हर एक स्टेट के पास लॉ बनाने का पावर लगभग सेम है।
यहां पे हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। केवल कुछ यूनियन टेरिटरी के पास लॉ बनाने का पावर है, लेकिन हर एक राज्य, हर एक स्टेट के पास लॉ बनाने का पावर है, बट ओनली सम यूनियन टेरिटरीज हैव लॉ मेकिंग पावर। सो आर्टिकल 239 AA के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि आखिरकार जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किन विषयों के ऊपर लॉ बना सकती है। बिकॉज अगर आप कोई स्टेट देखें, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों लिस्ट पे कानून बना सकती है। दिल्ली के साथ अगर बात करें, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें, तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में लिखा हुआ है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 239 AA के अंदर यह कहा गया है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों पे दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लेकिन 3 ऐसे विषय हैं, 3 ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। वो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। So Delhi Legislative Assembly can make law just like a state on any of the matter mentioned in the state list or the concurrent list, except 3 matters, which is police, public order and land. अगर हम पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली इन तीनों चीज के ऊपर भी कानून बना सकती है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर कानून नहीं बना सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप इंडिया में किस तरीके से भी फॉलो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। कोई एक सिंपल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को किया गया है। रादर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, रिक्वायरमेंट्स, दिस हैज बीन एडजस्टेड टू इन ऑर्डर टू फुलफिल द नेशनल इंटरेस्ट। सो ये पावर दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया है, लेकिन अब आता है इसमें ट्विस्ट। इसी आर्टिकल 239 AA में यह कहा गया है कि ठीक बात है, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और वो इन विषयों के ऊपर लॉ बना सकती है एक्सेप्ट दीज 3 मैटर्स। बट क्या इसका मतलब कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है अब दिल्ली में लॉ बनाने का? बिकॉज दिल्ली आखिरकार है तो एक यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी का सिंपल मतलब टेरिटरीज कंट्रोल बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो क्या इस चीज को बनाने से पार्लियामेंट का पावर खत्म हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग अ लॉ कन्फाइंड टू द एनसीटी ऑफ दिल्ली? क्या पार्लियामेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए कोई लॉ नहीं बना सकती है अब? क्योंकि अगर आप स्टेट की बात करें, कोई भी स्टेट अगर मान लो महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली आपको ये चीजें स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट महाराष्ट्र के लिए कोई लॉ बना सकता है ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। मान लो नेशनल इमरजेंसी है या स्टेट इमरजेंसी, उस समय ये चीज हो सकता है। बट क्या दिल्ली के केस में या क्या कोई भी यूनियन टेरिटरी के केस में जब यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर बन जाता है तो पार्लियामेंट का लॉ बनाने का पावर खत्म हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 239 AA में लिखा गया है कि ऑल्दो इट इज ट्रू दैट द दिल्ली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन दीज मैटर्स, बट दिस डज नॉट एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पार्लियामेंट अभी भी लॉ बना सकती है किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए, वो चाहे पौंडीचेरी क्यों ना हो, वो चाहे दिल्ली क्यों ना हो। तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, लेकिन पार्लियामेंट भी बना सकती है। और अगर दोनों में क्लैश होता है, स्टेट ने कुछ और लॉ, दिल्ली ने कुछ और लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने कुछ और लॉ बनाया, अगर दोनों में क्लैश होता है, सो द लॉ मेड बाय द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी रिपग्नेंट, वो वॉइड हो जाएगा, एंड पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। इसका मतलब कि पार्लियामेंट का
ओवरराइडिंग पावर है विथ रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है, लेकिन ये सारा पावर ओवरराइड किया जा सकता है बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये पहला चीज आपको आर्टिकल 239 AA में समझना है। दूसरा चीज जो आर्टिकल 239 AA में लिखा गया है कि एलजी साहब जो डिसीजन लेंगे वो कैसे लेंगे। बिकॉज आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि स्टेट की अगर बात करें, कोई भी स्टेट की हम बात करें, तो स्टेट में जो गवर्नर है, गवर्नर हैज टू टेक अ डिसीजन एज पर द एड एंड एडवाइस गिवन टू हिम और हर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पे गवर्नर को डिसीजन लेना है। बट अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां पे जो गवर्नर, जिनको हम एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहां पे कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिसीजन लेना है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर जो डिसीजन देगा एलजी साहब को, वो एलजी साहब को उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। एक्सेप्ट, अब आ गया ट्विस्ट, एक्सेप्ट किन हालातों में एलजी साहब अपने से डिसीजन ले सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एक्सेप्ट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। ये तुमने पहले भी देखा कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के केस में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर ही नहीं है, तो वो कैसे रिकमेंड कर सकती है। तो इन केसेस में एलजी का डिस्क्रिशन है, पुलिसिंग पावर, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, और यहां पे इन मुद्दों के ऊपर एलजी साहब डिसीजन लेते हैं ऑन द एडवाइस गिवन टू हिम बाय एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो वहां से गाइडेंस के तौर पे वो करते हैं। दूसरा चीज कहा गया है कि एलजी साहब और भी किसी विषय के ऊपर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। यह कहा गया कि एलजी साहब अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से किन विषयों के ऊपर अपने आप काम कर सकते हैं, मतलब इन विषयों के ऊपर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना जरूरत नहीं है। वो कौन सा मैटर है? वो मैटर वो होगा जिसके बारे में पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाया। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लाती है और वो लॉ के अंदर कहती है कि इस लॉ के अंदर एलजी के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने आप ये काम कर सकते हैं, तो वैसे केसेस में एलजी इज नॉट बाउंड टू टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सो ये दो चीज आपको समझना है। ये देख सकते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल स्टेट में गवर्नर की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, बट वहीं एलजी के बारे में बात करें तो उनके पास ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है ही, लेकिन पार्लियामेंट लॉ लाके उनको कोई और भी डिस्क्रिशनरी पावर दे सकती है। तो ये थोड़ा सा आपका यहां पे पेचीदा मामला है और ये हमें इसीलिए जानना जरूरी है बिकॉज यही चीज है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई किया है। अब ये जो पूरा मुद्दा है एलजी और आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट का, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स चले आ रहे थे, बहुत सारे डिस्प्यूट्स इसमें चले आ रहे हैं पहले से कि क्या एलजी जो है वो अपने इस डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज, जनरली आम आदमी पार्टी का कहना था कि एलजी जो है मिसयूज करते हैं अपने पावर को, तो क्या वो अपने पावर को कब यूज कर सकते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। इसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एलजी के और आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो ये डिस्प्यूट है, इसके बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स से इनके बीच में लड़ाई चल रही है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है वो एक स्पेसिफिक डिस्प्यूट के ऊपर आया है, एल्डरमैन को लेके। तो आज हम लोग उन डिस्प्यूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, रादर विल कन्फाइन आवर डिबेट टू द डिस्प्यूट विच इज रिलेटेड टू द एल्डरमैन। अब ये एल्डरमैन होते कौन हैं?
अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली जो है उसका जो म्यूनिसिपल, क्योंकि हर एक सिटी में आपको पता है एक म्यूनिसिपल बॉडी होता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिल्ली में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके लिए एमसीडी एक्ट लाया गया था लगभग 1957 के करीब। सो दिल्ली का जो पूरा म्यूनिसिपल बॉडी है वो एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट 1957 के हिसाब से गवर्न होता है। इस एमसीडी एक्ट के अंदर दिल्ली को 12 जोन्स में बांट दिए गए हैं। 12 जोन्स में पूरे दिल्ली को बांट दिए गए हैं। हर एक जोन का एक वार्ड कमेटी होता है। वार्ड कमेटी, वार्ड आपने पता होगा जैसे गांव में होता है आपका मुखिया, वैसे यहां पे पार्षद होता है। सो इस जोन में मान लो 10 पार्षद है तो वो पार्षद कमेटी हो गया। सिमिलरली इस जोन में एक और वार्ड कमेटी होगा। अब इन वार्ड कमेटी का काम क्या है कि ये वार्ड कमेटी 12 ऐसे जोन होंगे, हर एक जोन का एक वार्ड कमेटी होगा। ये जो वार्ड कमेटी है ये लोग अब मेंबर्स चुनते हैं कौन मेंबर एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी में रहेगा। जैसे पार्लियामेंट का आपने नाम सुना होगा, पार्लियामेंट में बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटीज होते हैं, वैसे ही जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उसका भी एक स्टैंडिंग कमेटी होता है। इस स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स चयनित होते हैं वो वार्ड कमेटी के द्वारा होते हैं। और एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो दिल्ली में जो मेयर है, मेयर जो एमसीडी का जो मेयर होता है, मेयर एक सिंबॉलिक फिगर है, उसके पास कुछ ज्यादा पावर नहीं होता है। जो रियल पावर होता है एमसीडी का वो होता है स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। तो ये स्टैंडिंग कमेटी द एपेक्स बॉडी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर, इसलिए बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग चुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक जाते हैं। सो ये वार्ड कमेटी एक रोल प्ले करते हैं एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में। अब यहां पे एल्डरमैन को क्यों जानना है हमें? एल्डरमैन क्या होते हैं? एल्डरमैन को अगर हम आसान वे में कहें तो दे आर द ओल्ड मैन, एक्सपीरियंस्ड मैन, इनको कहते हैं एल्डरमैन। अब इस एमसीडी एक्ट में कहा गया है कि ये जो एल्डरमैन होंगे, दीज पर्संस शुड बी, मतलब इस एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के एक्ट, जो इस एक्ट है उसमें कहा गया है कि ये जो म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली है उसमें ऐसे 10 मेंबर होंगे एल्डरमैन। सो इस एमसीडी एक्ट में कहा गया है कि म्युनिसिपल काउंसिल में मैक्सिमम तो इलेक्टेड मेंबर होंगे जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे, बट 10 ऐसे मेंबर होंगे जो एल्डरमैन कैटेगरी के होंगे, एंड दीज 10 मेंबर्स विल बी पर्सन्स हु आर हाईली क्वालिफाइड इन दिस म्युनिसिपल गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस। जैसे आप देखोगे राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, वैसे ही म्युनिसिपल काउंसिल में भी 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। Those persons who are highly qualified, highly experienced in the municipal governance, and they should be above 25 years of age. 25 साल से इनका ज्यादा एज होना चाहिए। ये एल्डरमैन को अभी तक नॉमिनेट करता कौन है? एलजी। तो एलजी ऑफ दिल्ली इनको नॉमिनेट करते आया है। अब ये करते क्या है? ये जो है ये एल्डरमैन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? एल्डरमैन बिकॉज ये एल्डरमैन इस एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वार्ड कमेटी के मेंबर्स तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन ये एल्डरमैन भी पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ ये एल्डरमैन अपने आप को भी कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में। They themselves can declare themselves as a candidate during the election process, during the election going to the MCD standing committee. इसलिए एल्डरमैन जरूरी हो जाता है हमें समझना, और जब तक ये एल्डरमैन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा तब तक आप एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब तक एल्डरमैन नहीं होंगे तो ये वोट कौन करेगा? तो दिस 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन क्योंकि इसी के ऊपर विवाद चल रहा था कि क्या एलजी अपने आप से ये 10 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, या क्या एलजी को इन 10 लोगों को नॉमिनेट करने के पहले उनको रिकमेंडेशन लेना होगा बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। जैसे आप देखोगे राज्यसभा में जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट अपने आप नॉमिनेट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स टू द ओनली दोज पर्सन्स हु आर रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर।
तो वैसे ये कहा गया कि क्या एलजी ये जो 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट करेंगे ये अपने आप करेंगे या इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लेने के करना पड़ेगा। यही केस विवाद में चल रहा था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई आया है। क्योंकि एल्डरमैन विवादित हो चुका था इसलिए एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पा रहा था और इसलिए एमसीडी ठप पड़ा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ठप पड़ा था, बिकॉज ये एल्डरमैन का इशू डिस्प्यूट में था। अब हुआ क्या बेसिकली कि दिसंबर के महीने में 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव को जीत जाती है। इसके पहले लगातार 15 साल तक बीजेपी का रूल हुआ करता था दिल्ली के म्युनिसिपल बॉडी के ऊपर, बट इसको आम आदमी पार्टी ने ब्रेक किया और 2022 में ये आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीत गई। अगले साल लगभग जनवरी के लगभग एलजी ने 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट किया कि ये 10 एल्डरमैन होंगे, अब ये जाएंगे वहां। इसी चीज के अगेंस्ट दिल्ली सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और कही कि ये जो एल्डरमैन को चयनित किया है एलजी ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज एलजी ने हमारे रिकमेंडेशन के बिना ही एल्डरमैन को नॉमिनेट कर दिया, हमें तो पूछना चाहिए था। और क्यों दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 2018 में जो दिल्ली से रिलेटेड था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसमें यह कहा गया था कि किसी भी ऐसे मैटर के ऊपर एलजी कोई भी डिसीजन लेते हैं देन एलजी हैज टू टेक द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सो 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें कहा गया था कि एक्सेप्ट पब्लिक, पुलिस ऑर्डर एंड लैंड, इन तीनों विषय को छोड़ दो आप, बाकी सारे विषय में जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उन विषयों में अगर एलजी किसी भी डिसीजन को लेते हैं देन एलजी शुड टेक द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। समझिए बात आप, मैंने क्या कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट लॉ किस पे बना सकती है? स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन 3 चीजों पे लॉ नहीं बना सकती है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड। उसमें तो एलजी का डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन बाकी जितने विषयों के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उन केसेस में अगर एलजी साहब डिसीजन लेते हैं तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लेना होगा। और क्योंकि लोकल गवर्नेंस स्टेट लिस्ट में आती है तो फिर तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा। तो यही चीज कहा गया कि जो एलजी साहब ने नॉमिनेट किया है 10 मेंबर को, ये वायलेट करता है, ये कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट के 2018 जजमेंट में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन विषयों के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक द लॉ ऑन दैट मैटर्स द एलजी कैन ओनली टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस गिवन टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सो ये डिसीजन हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि वेदर दिस अपॉइंटमेंट ऑफ एल्डरमैन आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसमें कहा गया कि एलजी जो है इनका डिसीजन सही है, एलजी ने जो किया है वो सही है, एलजी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है एल्डरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए वो जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछें, ये एलजी का इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशनरी पावर है। क्यों इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के जजमेंट का हवाला दिया। 2 प्रमुख जजमेंट हैं जिसको हम कभी आगे जाकर विस्तार में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली एनएलजी वाले इशू में। एक 2018 का जजमेंट है और एक लास्ट ईयर 2023 का जजमेंट है। ये दोनों जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमें दिल्ली को समझने के लिए। कभी मे बी इन द फ्यूचर विल डिस्कस दिस इन डिटेल, बट 2023 के जजमेंट में यह कहा गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट किसी भी विषयों के ऊपर लॉ बना सकती है, बट उन सारे लॉ के ऊपर ओवरराइडिंग पावर पार्लियामेंट का होगा। ये तो आर्टिकल 239 AA में भी लिखा था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एलजी के पास वो सारे केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर होगा जो पार्लियामेंट ने लॉ लाकर उनको दिया है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, सेम चीज को रिट्रिएट किया गया 2023 के जजमेंट में।
पहला कि जितने भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट लाती है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली लाती है, बिकॉज स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वो कोई भी लॉ लाती है, इट इज सब्जेक्टेड टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और एलजी कौन से डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाके उनको डिस्क्रिशनरी पावर दिया है। अब समझिए कि ये जो एमसीडी एक्ट है 1957, ये पार्लियामेंट ने लाया था, और पार्लियामेंट ने ये कानून लाया था। तो जो दिल्ली कह रही है कि लोकल गवर्नेंस स्टेट लिस्ट में आता है, बट आप भूल गए कि आप स्टेट नहीं हो, आप एक यूनियन टेरिटरी हो। तो अगर आप लॉ ला भी लेते हैं तो इट इज सब्जेक्टेड टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज 2018 के जजमेंट में यह कहा गया था कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं लाती तब तक तो आप अपने हिसाब से किन्हीं भी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के विषय के ऊपर लॉ ला सकते हो, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। बट अगर पार्लियामेंट लॉ ले आती है तब दैट विल बी सब्जेक्टेड टू ओवरराइडिंग पावर, क्योंकि डोंट फॉरगेट दैट यू आर नॉट अ स्टेट, you are a union territory, and also you are a union territory of Delhi, which is the national capital of India. So MCD Act जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट ने लाया है, और इस MCD Act के अंदर ये डिस्क्रिशनरी पावर LG को दिया गया है। इस MCD Act 1957 के अंदर दिया गया है LG को पावर। तो यही तो 230 में लिखा था कि LG कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर विद रिस्पेक्ट टू A, police, public order and land, B, in any other matter which is given to him or her under a law brought by the parliament। तो पार्लियामेंट ने ये लॉ लाया है और उस लॉ के अंदर एलजी साहब को डिस्क्रिशनरी पावर दिया है। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट एल्डरमेन बिकॉज ही हैज बीन गिवन दैट डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द एमसीडी एक्ट। तो ये एक जजमेंट आया है, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी हुआ है, क्रिटिसिज्म भी हुआ है। क्रिटिसिज्म ये है कि दिल्ली आखिरकार उसके पास है तो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर आप पार्लियामेंट को ये पावर देते हो तो कल तो पार्लियामेंट हर एक विषय के ऊपर एक लॉ ले आएगी और उस लॉ में डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दे देगी, एलजी को दे देगी। तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है? बंद कर दो आप। Then there is no need of Lieutenant Governor, Legislative Assembly, if on every matter the Parliament brings a law and hands over the legislative discretionary power to the LG. Then what is the need of an elected body? Because don't forget that Aam Aadmi Party is the elected government and it enjoys overwhelming support of the Delhi's electorate. So this thing has been criticized by the opposition and in some of the newspaper that this judgment, although अगर जजमेंट देखा जाए, लीगली देखा जाए तो हो सकता है वो सही है, बट अगर इसका फ्यूचर में रिपरकशंस देखें तो वो खराब हो सकता है। बिकॉज कल को एमसीडी एक्ट छोड़ो, हेल्थ जो है, हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट में आता है। अब कल को आप कह दो कि हेल्थ के ऊपर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और कहा कि दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उन सब में अब एलजी का डिस्क्रिशनरी पावर चलेगा। तो इससे क्या होगा कि इसके आगे जाके इसके गलत रिपरकशंस भी हो सकते हैं। तो ये एल्डरमैन का कंट्रोवर्सी एक छोटा सा पार्ट है एक बड़े कंट्रोवर्सी में, बिकॉज आप देख सकते हैं कि दिल्ली के केस में दो चीज़ काफ़ी अलग हो गए हैं। पहला, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड के ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकता है, कोई भी पावर उसका नहीं है। दूसरा, पार्लियामेंट का इसमें ओवरराइडिंग पावर है, पार्लियामेंट का इसमें ओवरराइडिंग पावर है। थर्ड, एलजी के पास काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं, जिसका होल कंट्रोवर्सी होता है। लास्ट ईयर यही कंट्रोवर्सी था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, वो था ब्यूरोक्रेसी को लेके कि हु कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेट्स। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज जो सर्विसेज है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी आता है वो एक स्टेट लिस्ट में है। और गवर्नमेंट का कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं, सर्विसेज जो है वो ऑल्दो आपके अंदर आता है, बट आप अगेन स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो, तो वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो फाइनली दैट जजमेंट केम और कहा गया कि सर्विसेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का बाद आ गया। उसके बाद सरकार ने वापस एक नया लॉ लाके उसमें चेंजेस किए। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच वी कैन डिस्कस सम टाइम लेटर। तो ये था एल्डरमैन का कंट्रोवर्सी। इसके लिए हमें आर्टिकल 239AA को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी आगे जाकर विल डिस्कस in detail about the entire controversy about this whole judgment. If you want
such kind of elongated big discussions on any complicated matter, you can type that in the comment box so that I can come to know. अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन चाहते हो तो आप बस कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिखो, then we can have a good long session covering entire aspect of that topic. So I hope you like this session. Subscribe to our channel. See you again in the next video. Thank you. Unacademy. Let's crack it.